एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीएमसीएच 2025 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट सीन इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर निम्न में से कौन सा ऐसा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है जो कि हमको दिखता है? ऑप्शन ए टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट जो होता है वो बहुत कम एसोसिएट करता है डाउन सिंड्रोम के साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की। वीएसटी भी प्रेजेंट हो सकता है लेकिन यह इतना कॉमन नहीं है जितना एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक हार्ट डिफेक्ट सीन इन डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट ऑप्शन डी की हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटा, यह जो होता है टर्नल सिंड्रोम के साथ में एसोसिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, ए नर्स नोटिसेस दैट ए वेंटिलेटेड पेशेंट हैज हाई प्रेशर अलार्म साउंडिंग, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज। हमारे पास यहाँ पर एक पेशेंट है जो कि वेंटिलेटर पर है, यहाँ पर हाई प्रेशर अलार्म साउंड आ रहा है, तो इसका कॉज क्या हो सकता है? ऑप्शन ए डिस्कनेक्शन ऑफ द सर्किट, ऑप्शन बी कफ लीक, ऑप्शन सी किंक्ड ईटी ट्यूब और सिक्रेशन ब्लॉकेज, ऑप्शन डी लो टाइडल वॉल्यूम सेटिंग। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी किंक्ड ईटी ट्यूब और सिक्रेशन ब्लॉकेज। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए को, डिस्कनेक्शन ऑफ द सर्किट। जब भी हमारा सर्किट डिस्कनेक्ट होता है तो वहां पर हाई प्रेशर अलार्म नहीं आएगा, लो प्रेशर अलार्म आता है। वहीं ऑप्शन बी के अंदर दिया गया कफ लीकेज, कफ लीकेज की वजह से भी लो प्रेशर अलार्म आएगा। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, ईटी ट्यूब किंक हो जाए या फिर सिक्रेशन की वजह से ब्लॉकेज हो जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और उसकी वजह से क्या होता है, हमें हाई प्रेशर अलार्म वेंटिलेटर का सुनाई देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन डी, लो टाइडल वॉल्यूम सेटिंग। लो टाइडल वॉल्यूम सेटिंग जो होती है वो फिजिशियन के द्वारा खुद सेट की जाती है, जो कि अनरिलेटेड है अलार्म के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ हीट लॉस अकर्स व्हेन ए न्यूबॉर्न इज प्लेस्ड ऑन ए कोल्ड सरफेस लाइक ए वेइंग स्केल। अगर हम किसी न्यूबॉर्न को कोल्ड सरफेस जैसे कि वेइंग स्केल पर प्लेस करते हैं तो हीट लॉस का कौन सा टाइप होगा? ऑप्शन ए इवापोरेशन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी कंडक्शन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कंडक्शन। बॉडी से हीट लॉस जो होता है वो 4 अलग अलग मेथड से होता है। सबसे फर्स्ट आएगा इवापोरेशन, फिर आता है कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन। यह चारों ही मैकेनिज्म है हमारे हीट लॉस के। उसमें से जब भी हमें पूछा जाता है कन्वेक्शन और कंडक्शन का तो हमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वेक्शन में हीट लॉस ड्यू टू एयर करंट की वजह से होता है। और वही हम बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन में हीट लॉस जो होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड ऑब्जेक्ट से होता है, जैसा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया गया। डायरेक्ट अगर वेइंग स्केल कोल्ड है और उसके संपर्क में आने से अगर हीट लॉस हो रहा है तो उसे हम कंडक्शन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इन द WHO क्लासिफिकेशन इन न्यूबॉर्न विथ एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड हैज विच टाइप ऑफ हाइपोथर्मिया। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो WHO क्लासिफिकेशन है उस अकॉर्डिंग न्यूबॉर्न का हमें टेम्परेचर रेंज दिया गया 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सिलरी टेम्परेचर है। तो यहाँ पर कौन से टाइप का हाइपोथर्मिया है? ऑप्शन ए सीवियर, ऑप्शन बी मॉडरेट, ऑप्शन सी माइल्ड, ऑप्शन डी नॉर्मल। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मॉडरेट। WHO क्लासिफिकेशन जो था उसके बेस्ड पर हमारा जो हाइपोथर्मिया है वो अलग अलग टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। न्यूबॉर्न्स के अंदर 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। 36 से लेकर 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड माइल्ड हाइपोथर्मिया के अंदर आता है। उसके बाद आता है हमारा 32 से लेकर 35.9 के बीच में अगर हमारा टेम्परेचर रेंज कर रहा है तो उसे हम मॉडरेट हाइपोथर्मिया के अंदर रखते हैं। लेकिन अगर लेस देन 32 है तो वो हमारा सीवियर हाइपोथर्मिया का कंडीशन कहलाता है। आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन के अंदर जो रेंज दी गई है वो है हमारी 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आती है मॉडरेट हाइपोथर्मिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द WHO वार्म चेन। निम्न में से कौन सा WHO वार्म चेन का कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन ए इमीडिएट ड्राइंग, ऑप्शन बी अर्ली बाथिंग, ऑप्शन सी स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ऑप्शन डी वार्म ट्रांसपोर्टेशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी अर्ली बाथिंग जो है वो हमारा WHO वार्म चेन का कंपोनेंट नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए इमीडिएट ड्राइंग।
इमीडिएट ड्राइंग प्रिवेंट कर सकते हैं इवापोरेटिव हीट लॉस को। यह हमारा WHO वार्म चेन का कंपोनेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्ली बाथिंग की। अर्ली बाथिंग वार्म चेन का कंपोनेंट नहीं है, बाथिंग को डिले करना चाहिए एटलीस्ट फॉर द 24 आवर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे स्किन टू स्किन कांटेक्ट। स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो होता है वो पार्ट ऑफ कंगारू मदर केयर यानी कि KMC का पार्ट है। इसी के साथ जो हमारा वार्म चेन है उसका इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी वार्म ट्रांसपोर्टेशन। वार्म ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ पर मतलब है जब हम बेबी को मूव कर रहे हैं स्पेशली फॉर द रेफरल के पर्पज से, तो वहां पर भी हमें वार्म चेन जो है उसे मेंटेन करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्ली बाथिंग जो है हमारा वार्म चेन का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिर्शस्प्रुंग डिजीज। निम्न में से कौन सी टर्म है जो कि हम हिर्शस्प्रुंग डिजीज के सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए डिस्क्राइब करते हैं। ऑप्शन ए लार्ड प्रोसीजर, ऑप्शन बी स्वेंसन प्रोसीजर, ऑप्शन सी निसेन फंडोप्लिकेशन, ऑप्शन डी कसाई प्रोसीजर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्वेंसन प्रोसीजर। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए जिसके अंदर हमें दिया गया लार्ड प्रोसीजर। यह जो होता है हम किसके अंदर करते हैं, मालफॉर्मेशन ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा स्वेंसन प्रोसीजर। यह एक क्लासिक पुल थ्रू टेक्निक है हिर्शस्प्रुंग डिजीज की। नेक्स्ट हम देखेंगे निसेन फंडोप्लिकेशन। निसेन फंडोप्लिकेशन का प्रोसीजर जो होता है वो GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के अंदर होता है। लास्ट है हमारा कसाई प्रोसीजर। यह जो होता है वो बिलियरी एट्रेजिया को ट्रीट करने के लिए करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हमें पूछा गया था हिर्शस्प्रुंग डिजीज के अंदर कौन सा होता है सर्जिकल प्रोसीजर, तो वो होता है हमारा स्वेंसन प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विच क्लिनिकल फाइंडिंग इज ऑफन पाल्पेबल इन इन्फेंट्स विद पाइलोरिक स्टेनोसिस। एक इन्फेंट है हमारे पास पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला, उनके अंदर कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग होगी जो कि पाल्पेबल होगी। ऑप्शन ए ऑलिव शेप्ड मास इन राइट अपर क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी सॉसेज शेप्ड मास इन एब्डोमेन, ऑप्शन सी एनलार्ज्ड लीवर, ऑप्शन डी पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा पर ऑप्शन ए ऑलिव शेप्ड मास इन राइट अपर क्वाड्रेंट। ऑप्शन ए पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन में ऑलिव शेप्ड मास जो कि मोबाइल होता है यह हमें राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर फील होता है, जो कि एक क्लासिक साइन है पाइलोरिक स्टेनोसिस का। ऑप्शन बी के अंदर आप देखेंगे सॉसेज शेप्ड मास इन एब्डोमेन, यह सजेस्ट करता है हमें इंटरसेप्शन डिजीज कंडीशन को। एनलार्ज्ड लीवर इज नॉट स्पेसिफिक। और वहीं अगर हम बात करते हैं पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग की, तो यह हमको देखने को मिलती है मैकल्स डायवर्टिकुलम के साथ में, ना कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग रोल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विद बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। निम्न में से कौन सा ऐसा नर्सिंग रोल है जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट के साथ। ऑप्शन ए प्रमोट वेट गेन, ऑप्शन बी एलिमिनेट परक्यूइंग बिहेवियर, ऑप्शन सी एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ हेल्दी ईटिंग, ऑप्शन डी एनकरेज एक्सेसिव एक्सरसाइज। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एस्टैब्लिश ए पैटर्न ऑफ हेल्दी ईटिंग। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोट वेट गेन। वेट गेन को प्रमोट करना हमारा बिंज ईटिंग में प्राइमरी गोल नहीं है। वहीं अगर हम बात करें एलिमिनेटिंग परक्यूइंग बिहेवियर, यह भी हमारा प्राइमरी गोल नहीं है। हमारा जो प्राइमरी गोल है वो है एस्टैब्लिश ए पैटर्न ऑफ हेल्दी ईटिंग यानी कि ऑप्शन सी। इसके अंदर जो हमारा मेन फोकस रहता है वो रहता है स्ट्रक्चर्ड मील पे, माइंडफुल ईटिंग एंड बिहेवियर चेंज पर रहता है। ऑप्शन डी एनकरेज एक्सेसिव एक्सरसाइज। एक्सेसिव एक्सरसाइज के लिए हम एनकरेज नहीं करेंगे, वरना हमारा जो कंडीशन है पेशेंट का वो और ज्यादा वर्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा व्हाट इज द फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा की कंडीशन के अंदर फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होगा। ऑप्शन ए हेलोपेरिडोल, ऑप्शन बी फ्लोक्सेटिन, ऑप्शन सी लोराजिपाम, ऑप्शन डी ब्यूप्रोपियोन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फ्लोक्सेटिन। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए जिसके अंदर दिया गया हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल हमारी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है जिसे कि हम बुलिमिया के केस में यूज में नहीं लेते हैं। फ्लोक्सेटिन हमारा राइट आंसर है, इसको बुलिमिया नर्वोसा के केस के अंदर यूज में लिया जाता है। यह रिड्यूस करती है बिंज पर्ज एपिसोड को। नेक्स्ट हम देखेंगे लोराजिपाम। लोराजिपाम भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में यूज में नहीं ली जाती है। लास्ट है हमारा ऑप्शन डी ब्यूप्रोपियोन। यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है बुलिमिया के केस में ड्यू टू सीजर रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद बुलिमिया नर्वोसा। निम्न में से कौन सी फाइंडिंग है जो कि मोस्ट कंसिस्टेंट रहती है बुलिमिया नर्वोसा के साथ में। ऑप्शन ए लेन्यूगो हेयर, ऑप्शन बी एमनोरिया, ऑप्शन सी डेंटल इरोजन, ऑप्शन डी इमासिएटेड अपीयरेंस।
राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, डेंटल इरोजन। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए, लेन्यूगो हेयर। लेन्यूगो हेयर हमें देखने को मिलते हैं एनोरेक्सिया के साथ में, ना कि बुलिमिया नर्वोसा की कंडीशन में। उसी तरह से एमनोरिया की हम बात करते हैं तो यह भी एसोसिएट करता है हमारा एनोरेक्सिया डिजीज के साथ में। डेंटल इरोजन हमारा राइट आंसर रहेगा। बुलिमिया नर्वोसा की कंडीशन के अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग एपिसोड होते हैं जिससे स्टमक एसिड से एक्सपोजर होने की वजह से डेंटल इरोजन का कंडीशन डेवलप होता है। नेक्स्ट आएगा हमारा इमाशिएटेड अपीयरेंस। इमाशिएटेड अपीयरेंस भी हमें बुलिमिया की कंडीशन के साथ एसोसिएट नहीं करता है। इसके साथ में यूजुअली नॉर्मल या फिर स्लाइटली ओवरवेट बीएमआई होती है। क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट अस्थमा अटैक इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर एक्यूट अस्थमा अटैक को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या रहता है? ऑप्शन ए, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑप्शन बी, मोंटेलुकास्ट, ऑप्शन सी, इनहेल्ड साल्बुटामोल, ऑप्शन डी, ऑक्सीजन ओनली। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इनहेल्ड साल्बुटामोल। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए को आप देखेंगे जिसके अंदर हमें दिया गया ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूजफुल है बट नॉट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोंटेलुकास्ट। यह एक प्रिवेंटिव है बट नॉट फॉर द एक्यूट अटैक। एक्यूट अटैक के अंदर हम देते हैं इनहेल्ड साल्बुटामोल, जो कि एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, जो कि हमारा यहाँ पर एक्यूट अस्थमा अटैक के अंदर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की तरह काम करती है। बात करते हैं हम ऑक्सीजन ओनली की, तो ऑक्सीजन जो होती है वो एक सपोर्टिव मेजर है, लेकिन यह ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीव नहीं करती है।